Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 8 फरवरी 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है रन ऑफ कच्छ को, काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2001 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्या बोलता है, नीचे ऑप्शन में आपको 4 शहरों के नाम दिए गए हैं। इन शहरों में से कौन सा एक शहर है जहां पर लिंगराजा टेम्पल स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल में मेंशन किया गया है समुद्रयान मिशन के बारे में। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर जाएंगे और जाने के बाद में वहाँ के कुछ जो सीक्रेट्स हैं उसके बारे में पता लगाने वाले हैं और ये सारा काम यहाँ पर इस व्हीकल से किया जाएगा। तो हम समझेंगे यहाँ पर ये ओवरऑल पूरा का पूरा मिशन कैसे वर्क करेगा, है ना, कैसे लोग यहाँ पर इस व्हीकल का यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, कितनी गहराई तक जाएंगे, ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार समुद्रयान मिशन एग्जैक्टली है क्या और ख़ासकर यहाँ पर ये चर्चा में क्यों है। देखो इसके चर्चा में रहने के पीछे का रीज़न, काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं जिन्होंने ये बताया कि जो अब की बार का बजट है 2023-24 का, इसमें डीप ओशन मिशन के लिए अलग से 600 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे गए हैं। तो 600 करोड़ रुपए यहाँ पर इस मिशन के ऊपर इन्वेस्ट किए जाएंगे। बोला जा रहा है ये जो पैसा है खासकर रिसर्च वेसल्स के ऊपर में ज़्यादातर यहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा। जो वेसल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो इंसान उस वेसल के अंदर बैठ कर समुद्र के अंदर जाने वाले हैं, उसके ऊपर ढेर सारा पैसा खर्च किया जाएगा। मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने में पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये सारा यहाँ पर बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया गया है। दैट इज़ वाई ये अभी के समय पर चर्चा में है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं आखिरकार हमारा ये जो डीप ओशन मिशन के अंदर में ही समुद्रयान मिशन है ये एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, बस खाली इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो समुद्रयान मिशन एग्जैक्टली क्या है, ये एक ऐसा मिशन है जहाँ पर हम लोग समुद्र के अंदर 3 लोगों को भेजने वाले हैं। कितनी गहराई तक भेजेंगे, लगभग 6000 मीटर की गहराई तक उनको भेजा जाएगा। अच्छा कैसे भेजेंगे, तो एक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, एक वाहन होगा, उसका नाम है मत्स्या 6000 और इसी के नाम पर आप कह सकते हो कि मतलब या फिर जो हम 6000 मीटर की गहराई पर जा रहे हैं ना, इसी वजह से यहाँ पर ये सिमिलर सा नाम रख दिया गया है इस व्हीकल का, जिसका नाम है मत्स्या 6000। ठीक है, अब ये मत्स्या 6000 यहाँ पर इस डीप सी के अंदर में जाने वाला है, समुद्र की बिल्कुल गहराई तक जाने वाला है और वहाँ पर ढेर सारे जो मिनरल्स होंगे उनके बारे में एक्सप्लोरेशन करने वाला है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके हमें बताने वाला है। कुछ सैंपल्स यहाँ पर ये लोग कलेक्ट कर लेकर आएंगे इतनी गहराई से। तो ये सारे काम इस मिशन के तहत किए जाएंगे। ये जो मत्स्या 6000 व्हीकल है ना, जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो आपने थंबनेल में गोल सा व्हीकल देखा है ना, वही है मत्स्या 6000। ध्यान रखना इस व्हीकल को किसने डिज़ाइन और डेवलप किया है, इंपॉर्टेंट है। इसको बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है। इस व्हीकल की अपने आप में कुछ खास बात है। कैपेबिलिटी यहाँ पर यह है कि मान लो कि नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल ऑपरेशन में 12 घंटे की पावर इस व्हीकल में रहती है। अब मान लो कोई इमरजेंसी हो गया या किसी ह्यूमन की सेफ्टी के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान यहाँ पर 96 आवर्स तक हम इसको यूज़ करते हैं और इसकी यहाँ पर ये एंड्योरेंस पावर रहने वाली है। ठीक है, तो एक बेहतरीन सी चीज़ आप यहाँ पर देख पाओगे। डीप ओशन मिशन के अंदर में ही यहाँ पर आप कह सकते हो एक छोटा सा हिस्सा है
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपने सोचा होगा कि सर अभी आपने कुछ चीज़ें बोली हैं कि ओशन के अंदर जाएंगे, इतनी गहराई में जाके सैंपल्स कलेक्ट कर कर लाएंगे, तो सैंपल्स कलेक्ट कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या ओशन के अंदर इतनी गहराई में वो लोग बाहर होंगे, समुद्र के अंदर होंगे? नहीं, वो व्हीकल के अंदर बैठे बैठे सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला व्हीकल देखने को मिलेगा जिसका नाम है मत्स्य 6000, जैसा ऊपर लिखा हुआ भी होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये वर्क कैसे करेगा, ये एक पिक्चर देखो, इस पिक्चर के माध्यम से आपको एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मान लो यहाँ पर एक जहाज़ है, एक शिप है, और इस शिप के माध्यम से इस व्हीकल को हम समुद्र में उतारेंगे। देन उसके बाद में जो क्रू मेंबर्स होंगे, जो इसके अंदर बैठे लोग होंगे, वो इस व्हीकल को समुद्र के अंदर लेकर चले जाएंगे, और लेकर जाने के बाद में बहुत डीप तक ये जा सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर इनको कोई सैंपल अगर उठाना है तो ये सैंपल उठा सकते हैं। अच्छा, इनको सारी चीज़ें दिख कैसे रही होंगी? दिख इसलिए रही होंगी क्योंकि यहाँ पर एक ग्लास यानी कि एक शीशा जो है वो लगा हुआ है, और उस शीशे से यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। कुछ लाइट्स वगैरह इसके अंदर लगी हुई होंगी। दूसरा, अगर इनको कोई सैंपल उठाना है कि हाँ इसको उठा के लेकर चलना है ऊपर, तो उसके लिए यहाँ पे एक रोबोटिक आर्म भी है, यानी कि रोबोटिक हैंड है, जिसका ये यूज़ करके उस सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और उठाने के बाद में वापस से यहाँ पर इसको समुद्र के ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका एक मेजर पर्पज़ आपको देखने को मिलेगा, ताकि हम जो डीप ओशन है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, वो यहाँ पर इसका एक मेजर टारगेट है। बात क्लियर हो गई? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ फ्रंट पेज पर आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा। अभी हमने कल इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, आप लाइन से तीनों आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये टर्की को लेकर है। अच्छा, टर्की चर्चा में क्यों है? क्योंकि परसों यानी कि मंडे में टर्की के अंदर लगातार 2 भूकंप के झटके देखने को मिले, जो कि बहुत ज़्यादा भारी थे, और उसकी चक्कर में टर्की में बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ है। इवन कल जो न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसमें जो हेडिंग लिखी थी, वहाँ पे ये लिखा था कि 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, इतना लिखा था। लेकिन कल मैंने आपको क्या बताया था कि अभी ये नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, उस मलबे से डेड बॉडीज़ को निकाला जा रहा है। तो अभी नंबर ये 6000 के आसपास पहुँच चुका है। तो आप इमेजिन करो ये कितना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस भूकंप आया होगा कि 6000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे जान जा चुकी है। नॉट इवन टर्की, टर्की के साथ साथ टर्की के बराबर का जो देश है सीरिया, यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। दोनों ही जगह पर इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि टर्की सीरिया के जस्ट बॉर्डर पर ही ये सबसे बड़ा भूकंप देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसको मैप में देखना चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर मैप देखोगे तो ये टर्की है, और इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर ये सीरिया देखने को मिलेगा। इन दोनों के बॉर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये रहा टर्की, ये रहा सीरिया, और ये रहे यहाँ पर इनके बॉर्डर्स, ठीक है। अब बॉर्डर के जस्ट पास में ही टर्की वाला रीजन में, खासकर गाजियान्तेप रीजन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहला भूकंप का झटका देखने को मिला मंडे में। लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा डिजास्टरस देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है साइंटिफिकली बताया जाता है कि लगभग 5 या 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप आता है तो वो कहीं ना कहीं जानलेवा होगा, डिजास्टरस होगा, तबाही लेकर आएगा, ठीक है। तो इन्होंने तो एक झटका यहाँ पर देखा, और ऐसे ही थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक और भूकंप आया है, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.5 मैग्नीट्यूड। उसके बाद 1-2 भूकंप और आए, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं था। ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इवन कल भी यानी कि ट्यूसडे में भी, मंगलवार में भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ भूकंप देखने को मिले हैं, लगभग 5 कुछ मैग्नीट्यूड्स का देखने को मिला था, 5 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड्स का, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर टर्की लगातार चर्चा में देखने को मिल रहा है। दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं टर्की के लिए प्रे कर रही हैं, टर्की को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। अमेरिका की साइड से बहुत कुछ जा चुका है टर्की के अंदर में। इवन इंडिया ने काफ़ी सारा सपोर्ट अभी टर्की को प्रोवाइड करवा दिया है। कितना सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया है यहाँ पर आप देख पाओगे, बराबर में एक और आर्टिकल है, ठीक है। जो पर्सनल एड है फ्रॉम इंडिया, ये टर्की तक पहुँच चुका है, और बहुत सारा जो सपोर्ट है वो सीरिया तक भी हम लोग पहुँचाने वाले हैं। तो ट्यूसडे में हम लोगों ने लगभग 4 इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर, आपने देखा होगा C-17 का मैं पिक्चर लाना भूल गया, वो पिक्चर आप देखोगे तो कहोगे यार कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है वो, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर बहुत सारा सामान आ सकता है ना, C-17 ग्लोब मास्टर। तो इसको यहाँ पे भेजा गया है। 4 इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इनमें काफ़ी सारा रिलीफ मटेरियल, जैसे कि 30 बेड फील्ड हॉस्पिटल हो गए, और मेडिकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो गई, और बहुत सारे यहाँ पर जो मेडिकल पर्सनल हैं वो सब लोग बैठ कर भी गए हैं, प्लस मेडिकल सपोर्ट ये लोग लेकर गए हैं, ताकि यहाँ पे टर्की के अंदर जो सिचुएशन हुई है उससे टर्की को थोड़ी बहुत राहत दी जा सके। और ऐसे यहाँ पर सीरिया को भी सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। सीरिया के लिए भी कुछ मेडिकल सप्लाईज़ वगैरह यहाँ पर डिस्पैच हो रही है, थोड़ा सा डिले हो गया, बट यहाँ पर भी हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं। उसके बाद में आप देख पाओगे जो ये C-17 एयरक्राफ्ट्स हैं जो टर्की पहुँच रहे हैं,
यहाँ पर काफ़ी सारे जो हमारी मेडिकल टीम है वो पहुँच चुकी है। मेडिकल टीम के साथ साथ जो हमारा मेडिकल सपोर्ट है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सब पहुँच चुके हैं। हमारे यहाँ की जो एनडीआरएफ टीम है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया की साइड से एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा टूवर्ड्स द टर्की इस डिज़ास्टर सिचुएशन के अंदर में, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पे आज के समय में सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इतना पढ़कर क्या करना है। देखो, अब एग्जामिनेशन में एक चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, खासकर अर्थक्वेक के बारे में। आखिरकार यहाँ पे टर्की में अक्सर ऐसे अर्थक्वेक आते क्यों रहते हैं? क्योंकि टर्की की न्यूज़ आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं कि हर साल यहाँ पर एक बहुत छोटा बहुत अर्थक्वेक देखने को मिलता रहता है। उसके पीछे का रीज़न है क्यों आते हैं अर्थक्वेक, आओ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस आर्टिकल को वैसे आप जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। तो यहाँ पे कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर नीचे की साइड में देख पा रहे होंगे। तो हाल ही में कुछ भयानक झटके भूकंप के देखने को मिले टर्की के अंदर में। मैंने आपको बताया है ना, 7.8 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप और 7.5 मैग्नीट्यूड का दूसरा भूकंप देखने को मिला। अच्छा, ये जो भूकंप था ना, ये अर्थक्वेक अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये था स्ट्राइक स्लिप क्वेक। तो ये स्ट्राइक स्लिप क्वेक क्या होता है, इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इतना खतरनाक अर्थक्वेक 1939 में आया था, ठीक है ना, जिसका नाम था एर्जिंकन अर्थक्वेक। वो 1939 का था, जिसने एक्सट्रीम डैमेज क्रिएट कर दिया था पूरा का पूरा केल्कित रिवर वैली के अंदर में, उसको बर्बाद कर दिया था। तो उतने समय बाद 1939 के बाद में कुछ इतने लंबे समय बाद हम लोग को इस प्रकार का फिर से एक भूकंप देखने को मिला जो कि टर्की ने अभी फेस किया। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि टर्की में ऐसी सिचुएशन होती रही है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? आखिरकार टर्की में इस प्रकार के अर्थक्वेक्स क्यों आते रहते हैं? देखो, ये जो जहाँ पे टर्की स्थित है ना, ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है। यहाँ पे टर्की, सीरिया, जॉर्डन, ये सारी कंट्रीज़ आपस में जुड़ी हुई देखने को मिलेंगी, है ना। और यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना, उन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के अंदर आप देख पाओगे इस प्रकार से प्लेट्स हैं। अब वो जो प्लेट्स हैं वो आपस में मूव कर रही हैं। मूव करने के इनके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फॉर्म में मूव कर सकती हैं, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, यानी कि आपस में इस प्रकार से, फिर दूर पीछे पीछे हटकर मूव कर सकती हैं, है ना, एक दूसरे से दूर जाकर मूव कर सकती हैं, एक दूसरे के पास आकर मूव कर सकती हैं। तो आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। 3 प्लेट्स एक साथ में हैं। जैसे एक आ जाता है एनाटोलिया टेक्टोनिक प्लेट, क्योंकि टर्की में जो खासकर ये पर्टिकुलर रीजन दिख रहा है ना जहाँ पे भूकंप आए हैं, यहाँ पर एनाटोलिया प्लेट्यू है। एनाटोलिया प्लेट्यू जिसको हम पठार बोलते हैं, तो एनाटोलिया पठार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो टेक्टोनिक ये जो प्लेट्यू है ना, इसके नीचे यहाँ पर एक पूरी की पूरी टेक्टोनिक प्लेट देखने को मिलती है। और इस टेक्टोनिक प्लेट के पास में 2 बड़े बड़े फॉल्ट हैं। फॉल्ट मतलब 2 बड़े बड़े आप कह सकते हो कि क्रैक्स देखने को मिलेंगे, दरारें देखने को मिलेंगी। एक है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट और दूसरा है यहाँ पर ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, ये वाला पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये तो हो गया हमारी एनाटोलियन प्लेट। कौन सी? एनाटोलियन प्लेट। ध्यान रखना, यहीं पर भूकंप आया है। नीचे यहाँ पर आपको 2 प्लेट्स और देखने को मिलेंगी। ये हो गई हमारी एक अरेबियन प्लेट और तीसरी हो गई हमारी अफ्रीकन प्लेट। ये तीनों प्लेट साथ में। और पता है तीनों कहाँ पर जाकर जुड़ती हैं, मतलब तीनों का टकराव कहाँ पे हो रहा है? इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर भूकंप आया है, या फिर आप कह सकते हो ये एक एपिक सेंटर है, ठीक है। ये एक एपी सेंटर है। ध्यान रखना, ये एक एपी सेंटर कहलाता है। अब मैंने बताया एनाटोलियन प्लेट के आसपास जो इसके बॉर्डर पर है वो बड़े बड़े फॉल्ट हैं। एक नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, ये आपको दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ा क्रैक आपको देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर एक ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैक देखने को मिलेगा। जहाँ से क्या होता है, जब ये प्लेटें टकराती हैं ना, क्योंकि अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट और एनाटोलियन प्लेट यहाँ पर आकर टकरा रही हैं। जब ये आपस में टकराती हैं ना, तो ये दोनों प्लेट इसको ढकेल देती है पीछे, ठीक है। और ये जो फॉल्ट्स है यहाँ से, ये जो फॉल्ट्स हुए हैं, जो क्रैक्स हुए हैं, यहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और वो जो एनर्जी है उसके चक्कर में यहाँ पर भूकंप वगैरह देखने को मिलता है। इवन जो अभी रिसेंटली भूकंप आया है उसके झटके साइप्रस तक देखने को मिला है, यानी कि आसपास के जो छोटे छोटे आइलैंड्स वहाँ तक वो झटके महसूस किए गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। जो स्ट्राइक स्लिप होती है, इस प्रकार से जो प्लेट है उनका मूवमेंट होता है। स्ट्राइक स्लिप में आप देख पाओगे इस प्रकार से यहाँ पर आगे पीछे जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं और एक दूसरे को यहाँ पर ढकेल रही होती हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। आपने जो एनाटोलियन प्लेट्यू के ऊपर, एनाटोलियन प्लेट के ऊपर जो पूरा का पूरा NAF देखा था, NAF मतलब जो हमारा पूरा का पूरा जो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट था, यानी कि जो लंबा वाला क्रैक था ऊपर जो आपने देखा था, है ना। तो NAF लाइन जो है ना वो एक मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स मिल रही हैं, यूरेशियन एंड एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रही हैं, और इस चक्कर में ये सिचुएशन कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिजास्ट्रस हो जाती हैं।
अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये वाले अर्थक्वेक्स होते हैं ना, ये ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जनरेट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई पड़ती है बाहर। अगर पृथ्वी के ज़्यादा अंदर डीपर में, ज़्यादा गहराई में अगर यहाँ पर इस प्रकार से एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसके झटके ज़्यादा ऊपर महसूस नहीं किए जाएंगे, है ना, ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर ही ये झटके महसूस होते हैं, ये भूकंप आता है, तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा पड़ता है, ध्यान रखना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक एक ऐसा अर्थक्वेक है जो कि ज़्यादा गहराई में नहीं होता है, अर्थ के क्रस्ट में, यहाँ पर आप कह सकते हो जो अर्थ का सरफेस है, मेजर सरफेस ऊपर वाला, यहीं इसके आसपास यहाँ पर ही झटके देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट होता है। क्योंकि जितना पास यहाँ पे अर्थक्वेक रहेगा, है ना, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में रहेंगी। और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, सरफेस के जस्ट पास में होती हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, सरफेस पर जो रह रहे हैं वहाँ पे बहुत पास में होती हैं ये वेव्स। तो इस चक्कर में इनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरी बात ध्यान रखना कि टर्की का अंदर इसका टर्की के पास में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे नेचुरल फिनोमिनन इस प्रकार से है। तो टर्की को एक काम करना होगा, अपने यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा वो यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसा हो जो कि अर्थक्वेक को मात दे सके। अर्थक्वेक आए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वो चीज़ें एज इट इज़ जो है वो खड़ी रहें। ऐसा यहाँ पर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर टर्की को डेवलप करना पड़ेगा। नाउ जब अर्थक्वेक की बात करते हैं तो 2-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अर्थक्वेक के पीछे के मेजर कारण क्या होते हैं, कई सारे अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। एक तो वही फॉल्ट जोन जो मैंने आपको बताया, है ना, वहाँ से जो फॉल्ट जोन, जो दरारें हैं ना, जो क्रैक्स हैं, वहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और उसकी वजह से ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा टर्की के जस्ट ऊपर नीचे बॉर्डर्स पर बहुत बड़े बड़े जो ये फॉल्ट जोन्स है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट होता है, आपस में टकराती हैं, दूर जाती हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ये जो अर्थक्वेक्स हैं वो क्रिएट होता है। तीसरा वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटता है तो इसकी वजह से भी यहाँ पर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। चौथा ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव की भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, हरकतें हैं, जैसे माइनिंग करना या केमिकल का एक्सप्लोजन करना, केमिकल को विस्फोट करना या न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट करना, उससे भी जो भूकंप के झटके वो महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक के कई सारे कॉजेज देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम लोग कैसे पता लगा पाते हैं कि यार अर्थक्वेक इतने मैग्नीट्यूड का आया है, उतने मैग्नीट्यूड का आया है, कैसे, कोई मेजर करने की टेक्निक है क्या? देखो अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है वो 3 तरीके से किया जाता है। एक है सेस्मोमीटर। सेस्मोमीटर क्या करता है, इसकी सेस्मिक वेव को जो एनर्जी आ रही है ना उसको मेजर करने का काम करता है। तो सेस्मोमीटर सेस्मिक वेव्स को मेजर करता है, ध्यान रखना। फिर आता है एक रिकर स्केल। जो ये रिकर स्केल होता है ना, ये हमारे मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थक्वेक का जो हम लोग देखते हैं ना, न्यूज़ आती है इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो ये मैग्नीट्यूड जो है ना इसको मेजर करने की टेक्निक कौन सी है? तो वो है राइटर स्केल। ये राइटर स्केल ही यहाँ पर इसको मेजर करता है। ठीक है ना। फिर आता है यहाँ पर एक मर्केली। ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है इंटेंसिटी को, कि अर्थक्वेक कितना ज़्यादा खतरनाक था, कितना ज़्यादा यहाँ पर इसने डिस्ट्रक्शन किया है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का ये काम करता है। तो ये 3 तरीके से अर्थक्वेक का मेजरमेंट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं? तो सरकम पैसिफिक बेल्ट 81% अर्थक्वेक्स वहीं पर आते हैं। देन एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट 17% अर्थक्वेक, सबसे बड़े अर्थक्वेक्स यहीं पर आते हैं। देन मिड अटलांटिक रेंज में सबसे ज़्यादा अंडर वाटर अर्थक्वेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, पानी के अंदर जब यहाँ पर इस प्रकार से अर्थक्वेक्स क्रिएट होते हैं। देन उसके बाद में एक और चीज़ निकल कर आती है, अर्थक्वेक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर स्पेशली बात करें तो, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा, तो इंडिया के अंदर स्पेशली बात करें कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो बोला यहाँ पर ये जाता है कि जो इंडिया है ना, ये एक हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री है, जहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक अक्सर देखने को मिलते हैं, अक्सर यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। इंडिया को 4 सेस्मिक जोन्स में डिवाइड कर रखा है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 जोन्स इंडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 करके, सॉरी 2nd 3rd 4 और 5th करके यहाँ पर इस प्रकार के 4 जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, वो 4 जोन्स कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड हैं, जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं? तो 4 जोन में ये जो हमारा ये वाला जोन है जो लाइट स्किन कलर का दिख रहा है, ये है हमारा जोन 2। फिर उसके बाद में इससे थोड़ा सा डार्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा जोन 3। देन उससे डार्क थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा जोन 4, और देन सबसे डार्क हो जाएगा जोन 5। तो इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर रीजन में, गुजरात वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा रीजन, ये रहा एक रीजन। तो ये पर्टिकुलर एरियाज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी अक्सर जो अर्थक्वेक से आते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये सेस्मिक जोन्स आप कह सकते हो डिवाइड कर रखे हैं, 4 जोन्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे आता है।
ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है यार 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। नाउ अगले पेज पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। क्या बात की जा रही है, आओ एक एक करके सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, खासकर डिफेंस रिलेशंस के बारे में। लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है, आर्टिकल के अंदर क्यों चर्चा की जा रही है। तो इंडिया और रशिया दोनों मिलकर लगातार अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे आखिरकार पेमेंट किया जाए। अभी समझ में नहीं आएगा, अब बैकग्राउंड समझना पहले। नंबर 1 पॉइंट, हमने देखा पिछले साल 2022 में फेबररी के महीने में, फेबररी के एग्जैक्टली लास्ट में रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होता है। और रशिया यूक्रेन के वॉर में आप देखोगे लगातार यूक्रेन को दुनिया भर की कंट्री से सपोर्ट मिला। खासकर जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो खासकर यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया यहाँ पर अलग है। लेकिन जैसे यहाँ पे रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, काफ़ी सारे एरियाज़ को कब्जाया, उसके बाद दुनिया भर की कई सारी कंट्रीज़ आई जिन्होंने रशिया के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगा दिए, है ना। लगातार यहाँ पर सैंक्शंस, प्रतिबंध लग गए रशिया के ऊपर में। अब इससे रशिया का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डाउन होने लगा। देन उसके बाद में क्या होता है कि एक होता है स्विफ्ट सिस्टम, आपको पता होगा, है ना। स्विफ्ट सिस्टम यहाँ पर होता है। इस स्विफ्ट सिस्टम से यहाँ पे रशिया को बाहर निकाल दिया गया। मतलब अगर रशिया किसी दूसरे देश के साथ में अगर व्यापार करता है तो वो डॉलर में व्यापार नहीं कर सकेगा। आप ऐसा समझ लो, मोटा मोटा डॉलर में व्यापार नहीं कर सकेगा, जबकि दुनिया भर में व्यापार मेजरली डॉलर में ही हो रहा है। लेकिन स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकलने का मतलब अब वो डॉलर में व्यापार नहीं कर पाएगा। तो ये हालात यहाँ पे रशिया को फेस करने पड़े। लेकिन इंडिया ने ढेर सारा जो सामान है उसका ऑर्डर दे रखा है। कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोगों ने ऑर्डर दे रखे हैं, कई कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। तो रशिया को आप डॉलर में पेमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि डॉलर रशिया यूज़ कर नहीं पाएगा, क्योंकि स्विफ्ट से बाहर कर दिया है रशिया को। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये इसी वजह से स्विफ्ट से बाहर निकाला गया था, ताकि रशिया के पास में कोई पैसा ना है, क्योंकि रशिया के पास में अगर वो व्यापार करता है, अपना काम करता है, पैसा भी आएगा, और इस प्रकार से वो यूक्रेन पर जो अपना अटैक है वो बढ़ाकर चलता रहेगा। तो अभी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो पिछले कुछ समय पर हमने डिस्कशन ये किया था कि हम लोग क्या करेंगे, नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट बना देंगे, और इस अकाउंट के माध्यम से इंडिया और रशिया आपस में जो इनकी खुद की करेंसी यानी कि इंडियन रुपी और रूबल, इन दोनों करेंसी के बीच में यहाँ पर व्यापार चलेगा। ठीक है। तो अभी जल्द ही क्या होने वाला है, इंडिया रशिया दोनों मिलकर डिस्कशन करेंगे पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर कि किस प्रकार से भारत यहाँ पे पेमेंट करेगा या रशिया हम लोगों को पेमेंट करेगा। तो जो पेमेंट होगा दोनों देशों के बीच में, वो तरीका क्या होगा उसके बारे में जल्द ही हम लोग यहाँ पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो इंडियन रुपी है और रूबल है, यानी रुपी और रूबल के बीच में व्यापार होगा, यानी कि रशियन करेंसी और इंडियन करेंसी के बीच में व्यापार होता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जिसको यहाँ पर जल्दी देखते हैं कि क्या सोल्यूशन इसके रिगार्डिंग निकल कर आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार इतना पेमेंट करना क्यों है। पेमेंट इसलिए करना है क्योंकि रशिया के साथ में साल 2022 में जो व्यापार है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है। और आप कह सकते हो रशिया एक ऐसा देश बन चुका है जो कि इतना नीचे आता था भारत के साथ में व्यापार के मामले में, बट अब बिल्कुल टॉप पर आ रहा है, टॉप वाली कंट्रीज़ के अंदर में आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं रशिया के साथ में व्यापार, रशिया से हम लोग ना इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ध्यान रखना, एक्सपोर्ट ना के बराबर करते हैं या बहुत कम करते हैं। इंपोर्ट ज़्यादातर रहता है। खासकर जो क्रूड ऑयल हमने पिछले साल, कच्चा तेल हो गया, कच्चे तेल के साथ साथ दूसरी चीज़ जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, इन चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट किया है रशिया से। और इंपोर्ट करेंगे, पेमेंट करना होगा, व्यापार चलता है। काफ़ी सारे वेपन्स हम लोग रशिया से परचेज़ करते हैं। तो मेजरली उसके ऊपर अभी के समय पर फोकस किया जा रहा है कि जो हथियार हम लोग परचेज़ करेंगे उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। तो वो सब डिस्कशन के दौरान हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है। फिलहाल ये सारी प्रॉब्लम्स वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से हो रही हैं, यानी कि जो इधर अमेरिका हो गया, ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, इन्होंने जो सैंक्शंस लगाए अमेरिका के ऊपर, उसकी वजह से ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अभी इतना इनफ नहीं होगा, अभी बहुत कुछ हम लोग और जानेंगे, क्या क्या रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इंडिया रशिया के डिफेंस टाइज के बारे में यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपरली एक रेडीमेड नोट तैयार करके दे रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली आप इसका यूज़ कर सकते हो, आपसे डायरेक्टली यहाँ पे सवाल बनेगा तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो, क्योंकि चर्चा में है ये दोनों रिलेशंस, तो इन दोनों के रिलेशंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो इंडिया की बात करें तो देखो, पहले क्या हुआ करता था, भारत काफ़ी सारे हथियार मंगाने के लिए ब्रिटिशर्स के ऊपर, अंग्रेज़ों के ऊपर थोड़े ज़्यादा डिपेंडेंट रहा करता था। ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स के ऊपर हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ ही हम लोग को ज़्यादातर जितने हथियार हैं वो सब यहाँ पर एक्सपोर्ट किया करती थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर प्रॉपरली डिपेंडेंसी हमारी बनी हुई थी।
लेकिन 1970s में हम लोगों ने क्या किया, अब कुछ कुछ वेपन्स को हमने वेस्टर्न कंट्रीज से ना परचेज करके यूएसएसआर से परचेज करना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता होगा ये 1970s का समय है। तो उस समय पर सोवियत यूनियन हुआ करता था, यानी रशिया और रशिया के आसपास की जो 15 कंट्रीज़ हैं वो सब मिलकर यूएसएसआर बना रहा करता था पहले। बट 1991 में जो है वो ये यूएसएसआर टूट गया था। उससे पहले की बात की जा रही है, यूएसएसआर से टूटने की पहले की। तो यूएसएसआर के साथ में हम लोगों ने क्या किया, काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं वो इंपोर्ट करने स्टार्ट किए और ढेर सारे हथियारों को हमने परचेज़ करना शुरू करने के साथ साथ करना स्टार्ट भी कर दिया। अब उसके बाद में ढेर सारे वेपन्स हमारे पास में आने लगे। हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी थी ना ब्रिटिशर्स के ऊपर में, वो ख़त्म करके यूएसएसआर के साइड में शिफ्ट कर दी और यूएसएसआर से ढेर सारे सामान को परचेज़ करने लगे। न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, टैंक, गन, फाइटर जेट, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्या करने लगे, रशिया से परचेज़ करने लगे, ठीक है ना। और उसके बाद में मैंने आपको रशिया से कह रहा हूँ, यूएसएसआर से परचेज़ करने लगे। फिर उसके बाद में 1991 में ये यूएसएसआर टूट गया, रशिया अलग हो गया, बाकी कुछ कंट्रीज़ अलग हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रशिया के साथ में फिर हमने अपने रिलेशंस को मेंटेन करना स्टार्ट किया और रशिया से फिर हमने व्यापार करना स्टार्ट किया। तो रशिया के लिए अगर हम लोग बात करें तो इंडिया एक सबसे बड़ा इम्पोर्टर है ना, ऑब्वियस सी बात है। और इंडिया के लिए बात करें तो रशिया एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सिंपल सी बात है। हमारे लिए यहाँ पर वो एक्सपोर्टर है, उनके लिए हम यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इंडिया जो है कि काफ़ी बड़ा इंपोर्टर बन जाता है रशिया के लिए। अब देखो, साल 2000 से लेकर साल 2020 के बीच की बात करें, यानी इन 20 सालों में, साल 2000 से लेकर साल 2020 में हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गई हथियारों को लेकर। इवन इंडिया के पास में जितने भी हथियार हैं उसमें से रशिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 66.5% का है, ठीक है। रशिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 66.5% का है। तो इंडिया के पास में फाइटर जेट, टैंक, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स, ये जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये तो मैंने आपको बताया कुछ चीज़ हम परचेज़ कर चुके हैं। अभी बहुत सारे जो डील हैं वो अंडरलाइन हैं, यानी कि अभी वो जो डील वो चल रही हैं, है ना। हमने कुछ पेमेंट कर रखा है, कुछ हथियार बनाए जा रहे हैं आज के समय पर, वो जल्दी यहाँ पर इंडिया को मिलने वाले हैं, जो कि रशिया के साथ में मिलकर हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो रशिया एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर निकला फाइटर एयरक्राफ्ट का। इंडिया के पास में जो खासकर सुखोई, मिग जेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, रशिया से हम लोगों ने लिए हैं। देन इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है ना, इसमें भी यहाँ पर रशिया ने और सोवियत यूनियन ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको इंडिया और रशिया दोनों ने साथ में मिलकर जॉइंटली डेवलप किया है ना। नाम यहाँ पर ब्रह्मोस रखा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की, मॉस्को नदी यहाँ पर रशिया की, इन दोनों के नाम का मिक्सचर है ये ब्रह्मोस मिसाइल। फिर उसके बाद में इंडिया के जो आर्मी मेन बैटल टैंक देखने को मिलते हैं, जो हमारी आर्मी टैंकर का इस्तेमाल करती है, उसमें रशिया के टैंक हैं। रशिया की मदद से हम लोगों ने उन टैंक को लिया है, जैसे T-72MI, इसमें 66% कॉन्ट्रीब्यूशन रशिया का है। T-90S में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन रशिया का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स आज के समय में जो 667 प्लेन आप कह सकते हो कि ग्राउंड अटैक प्लेन हो गए। देन उसके बाद में यहाँ पर और भी बहुत सारे Su-30, देन उसके बाद में MiG-29, MiG-21, जितने भी ये प्लेन्स फाइटर एयरक्राफ्ट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे रशिया का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। रशिया काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत तक इंडिया में खासकर जो वेपन सिस्टम है उसमें यहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं। देन उसके बाद में देखो, बात यह है कि भारत आज के समय पर यहाँ पे हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे हमारी नेवी हो, आर्मी हो, चाहे हमारी यहाँ पे एयरफोर्स हो, ये लोगों के पास में जो भी वेपन्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो फाइटर क्राफ्ट हो, उसके बाद में हमारे टैंकर्स हो, या फिर उसके बाद में कुछ सबमरीन्स वगैरह, वो सब हम लोगों ने रशिया की मदद से यहाँ पर डेवलप किए। तो रशिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी क्या है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स और एग्रीमेंट्स हमने कर दिए हैं, उसको धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, भारत ने $5 बिलियन की डील की थी रशिया के साथ में साल 2018 में, अक्टूबर के महीने में। ये डील किस चीज़ की थी, यहाँ पे हम लोग S-400 परचेज़ कर रहे हैं। अब S-400 क्या होता है आपको पता होगा, यानी S-400 एक ऐसा सिस्टम है जो कि दुश्मन की अगर कोई मिसाइल आ रही है उसको हवा में उड़ा देगा, नीचे ज़मीन पर गिरने नहीं देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो ये डिफेंस सिस्टम है ये हम लोग परचेज़ कर रहे हैं रशिया से, और इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर बिना डरे ये एग्रीमेंट किया और अमेरिका यहाँ पर कोई सैंक्शंस नहीं लगा पाया। देन उसके बाद में दिसंबर 2021 में भारत और रशिया ने मिलकर एक 5,000 करोड़ रुपए की डील एक और साइन करी थी। उस डील के अंदर हमने डिसाइड किया 6.1 लाख के आसपास AK-203 एजॉल्ट राइफल्स को बनाया जाएगा। और कहाँ पे बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। और जो ये काम है वो रिसेंटली स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है ये राइफल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी हम इन राइफल्स का यूज़ करना भी स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में रशिया
भारत की नेवी के लिए 2 अलग अलग फ्रिगेट्स भी बना रहा है। फ्रिगेट्स मतलब लड़ाकू जहाज़ आप कह सकते हो, वो यहाँ पर बना रहा है। देन कुछ सबमरीन्स बना रहा है और उसके अंदर AIP टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया जाएगा सबमरीन्स के अंदर में। AIP टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स काफ़ी बेस्ट होती हैं। इसमें क्या होता है ना, सबमरीन्स लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, ठीक है ना, लंबे समय तक पानी के अंदर टिक सकती हैं। तो उस प्रकार की सबमरीन्स यहाँ पे जो रशिया है वो डेवलप करके दे रहा है हम लोगों को। अभी यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम लोग लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अभी बातचीत चल रही है कि इंडिया रशिया के साथ में डिस्कशन कर रहा है 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन लेने के लिए, चक्र 3 और चक्र 4। जो पहली सबमरीन हमारे पास में आने की कोई डेट है वो है 2025, साल 2025 तक पहला सबमरीन आएगा। उसके बाद में दूसरा सबमरीन हम लोग रशिया से ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिफेंस रिलेशंस के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी आप देख पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन के अंडर में है, यानी कि ये चीज़ें हम लोग अभी परचेज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह है अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 2026 तक ये भारत को डिलीवर किया जाएगा। देन कमोव के 2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे हम लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2018 में ही साइन कर लिया था। देन उसके बाद में AK-203 राइफल्स ये बनना स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर में। देन उसके बाद में क्रीवा क्लास फ्रिगेट आपको देखने को मिलेगा, ये हमने साइन कर रखा है इसको लेकर एग्रीमेंट। देन उसके बाद में ये आप लोग देख पा रहे होंगे Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो गए। ऐसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई जिसको लेकर अभी इंडिया रशिया के बीच में जो डील है वो हुई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नाउ आगे चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल डिस्कशन हमारे लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइटर ने चर्चा की है बजट के बारे में। बजट का जो अब की बार का बजट दिया गया है ना, खासकर वो हेल्थ एजुकेशन के ऊपर इतना अच्छा नहीं दिया गया है, तो बजट का ये क्रिटिसिज्म करती हैं। बजट के बारे में थोड़ा सा जो नेगेटिव चीज़ें वो यहाँ पर उन्होंने बताई हुई हैं कि आखिरकार बजट में क्या क्या एग्जैक्टली होना चाहिए था जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे आखिरकार इनका यहाँ पर क्या कहना है। दूसरा यहाँ पे कुछ एडिटोरियल और हैं जो कि आप कह सकते हो ऐसे हैं जो कि पिछले 2 दिन से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। ये है स्पाई बलून को लेकर, और स्पाई बलून को लेकर कल भी मैंने एक एडिटोरियल कवर करवाया, आपको पता होगा, और परसों भी कवर करवाया है। तो स्पाई बलून क्या होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। आप कल वाले जो आर्टिकल है, कल वाले न्यूज़ जो वीडियो था उसके एडिटोरियल से कवर कर सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पर एक और एडिटोरियल है, इसको भी देखेंगे हम लोग। ये यूनियन बजट के बारे में बात करता है। अगेन बजट के से संबंधित 2 ही एडिटोरियल हैं। ये बात करता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए, जो अल्पसंख्यक है, उनके लिए बजट में अब की बार क्या है। तो कुछ रेलिवेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको देखते हैं। देखो आज का मेंस का क्वेश्चन ना कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं करंट इशू के अंदर में, बट हमने क्या लिया, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लिया 2013 का। ये 2013 का प्रीवियस ईयर का सवाल है, यूपीएससी ने 2013 में पूछा था। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में पढ़ा है, मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है अपने दोनों वीडियोस के अंदर। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है ना, कि किस प्रकार से चाइना ने एक मोतियों की माला जो है ना, एक मोतियों की माला का कॉन्सेप्ट है, ये माला बुन रखी है इंडिया के अगेंस्ट में। इंडिया के चारों तरफ यहाँ पर किस प्रकार से चाइना ने इंडिया को घेर रखा है, उसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। तो आप इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से क्या समझते हो वो बताना है। दूसरा, इसका जो इम्पैक्ट है ये इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा। फिर तीसरा ये बताना कि इंडिया ने यहाँ पर इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से लड़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को टैकल करने के लिए भारत ने क्या क्या पर्टिकुलर स्टेप्स उठाए हैं, ये चीज़ें भी आपको बतानी है, ठीक है ना। आपको पता होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का एक बहुत बड़ा तोड़ है जो कि इंडिया ने बना रखा है ना, याद आ रहा होगा, समझ रहे होंगे, नेकलेस ऑफ डायमंड करके यहाँ पे आपने समझा होगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छा सा आंसर लिख सकते हो आप, थोड़ा सा पढ़ लेना अगर नहीं पता है तो। वैसे आप लिख पाओगे क्योंकि हम काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है। मेरा चैनल मिलेगा, लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी आंसर्स को लिखकर सबमिट करना, और साथ ही साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है, एटलीस्ट आप सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको भी होंगे और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो देखते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को। इस वाले एडिटोरियल को लिखा गया है कि सुजाता राव जी के थ्रू, एक फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। यहाँ पर ये पहले सेक्रेटरी हुआ करती थी, अब इन्होंने यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है वो लिखा है। क्या बोलती हैं, अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखो अगर आपने अभी तक ना बजट वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़, अभी भी रिक्वेस्ट है आपको, अगर बजट के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बजट का वीडियो कब अपलोड हुआ है, 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 2023
द हिंदू बाय दीपक यादव लिख दोगे यूट्यूब पर तो आपको वो वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा। उसमें प्लीज़ उस बजट को 50 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लेना। मैंने सारे के सारे छोटे छोटे टर्म्स की कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी वो सब यहाँ पे मैंने आपको आसान से शब्दों में समझाई हुई हैं। ठीक है, चलो अब फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इस एडिटोरियल की। तो यहाँ पे क्या होता है, राइटर ने फोकस किया है बजट के ऊपर। जो बजट साल 2023-24 वाला आया है अभी 1 फरवरी को, इसने क्या किया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए पैसा अलोकेट कर दिया कि भाई यहाँ पर इस मिनिस्ट्री के लिए इतना पैसा है, इस मिनिस्ट्री के लिए इतना पैसा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इतना पैसा। तो यहाँ पर इस प्रकार से बजट दिया जाता है। तो राइटर बोलती हैं जो बजट है ना वो बोरिंग सा डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है ना, होता क्या है इसमें, ऑब्वियस ही बात है एक बोरिंग सा ये डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बजट को तो केवल और केवल फाइनेंशियल एलोकेशन ही दी गई होती हैं कि भैया इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को इतना पैसा, इसको इतना पैसा, सरकार क्या करने वाली है, कहाँ पर कितना खर्च करने वाली है, वो सारी बातें बजट के अंदर ही बताई जाती हैं। ठीक है, तो बोरिंग सा डॉक्यूमेंट है ये बोलती हैं। लेकिन इनका कहना यहाँ पर यह है कि प्लानिंग होना फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आप देख पाओगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, विश्व युद्ध 2, इसके बाद में यूके के हालत जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। नेशनल हेल्थ सर्विस जो है ना, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि सोसाइटी को वापस से यहाँ पे खड़ा किया जा सके। इंडिया के भी कुछ इस प्रकार से विजन है। तो हमने अगर इतिहास देखें तो कई सारी जगह पर जो मेजर फोकस हमेशा से किया गया है वो हेल्थ के ऊपर तो अच्छी तरीके से किया ही गया है। और एक इंसान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हेल्थ है। आपके पास में पैसा हो या ना हो, अगर पैसा है तो देखो ऑब्वियस ही बात है आप कितना ही पैसा कमा लो, है ना, जो लेकिन आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो पैसा फिर किसी काम का नहीं है। तो अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, राइटर का कहना यहाँ पर यह है। लेकिन इंडिया का जो विजन है ना इस बजट के अंदर में वो हेल्थ के ऊपर इतना अच्छा नहीं है। इंडिया ने फोकस करना चाहिए था हमारे हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर। ये पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे, है ना, कहाँ कहाँ पर, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सैनिटेशन, इन पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए था। लेकिन हमने यहाँ पर इनके ऊपर फोकस करने के बजाय एयरपोर्ट्स, हाईवेज़ और स्पीड वाली ट्रेन्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और इस बजट का ज़्यादातर पैसा यहीं पर दिया जा रहा है। एयरपोर्ट्स डेवलप करेंगे, हेलीपोर्ट्स डेवलप करेंगे, हाईवेज़ डेवलप करेंगे, ट्रेन्स बनाएंगे। बट मेजर कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें न्यूट्रिशन, हेल्थ के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस, इवन एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर देना था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर ने मैंशन की है। देन और इससे आगे क्या बोलती हैं, ये बोलती हैं कि देखो आप बिल्कुल आर्ग्यू कर सकते हो कि सरकार का आपकी बार का बजट काफ़ी फेयर है, पिछले कुछ बजट से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है। अब आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल अच्छा है, देखो आपकी बार क्या है ना, साल 2023 में इस पूरे साल में 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देने के लिए बोला गया है। आपको पता है फ्री में खाना क्या, अनाज दिया जाएगा अपने उसी स्कीम के तहत, है ना। कोविड में आपको पता हुआ कि वो स्कीम चलाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना करके, तो वहाँ बाद में हमने उसको ख़त्म किया। तो फिलहाल अभी यहाँ पर क्या है ना, पूरे साल 2023 के अंदर में जो अनाज है वो लोगों को फ्री में देने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, हाउस को जो भी यहाँ पे घर हैं उनका एक्सेस देने की बात की गई है, लोगों को घर दिया जाएगा, साफ़ पानी मिलेगा, टॉयलेट्स मिलेंगे, इन चीज़ों के ऊपर मेजर फोकस किया गया है। ऐसा यहाँ पे राइटर बोलती है कि हाँ ठीक है, आप इस बात को लेकर मेरे साथ में आर्ग्यू कर सकते हो, बट एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो रोज़गार है ना उसके ऊपर भी थोड़ा मेजर फोकस करना चाहिए था, है ना। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गई, हमारी जो नरेगा वाला स्कीम देखने को मिल जाती हैं, है ना, लोगों को रोज़गार देने वाली स्कीम्स होनी चाहिए थी। अगर वो स्कीम्स हैं भी हमारे पास में ऑलरेडी कहोगे स्कीम्स हैं, तो उनमें फ़ंड की काफ़ी ज़्यादा कमी है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। इवन जो जैसे हमारी एमजी नरेगा और ये जो बाकी स्कीम्स हैं इनमें आपकी बार पैसा थोड़ा सा कम भी दिया गया है इस साल के लिए, जबकि यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चना था आपकी बार, है ना, इन स्कीम्स के अंदर में। तो वो चीज़ यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। देन उसके बाद में क्या बोलती हैं, ये बोलती हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी यहाँ पर कंट्री के लिए उसको एक्सपैंड अगर होना है ना तो उसको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उसको यहाँ पर एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और एक अच्छा खाना हो, प्रोटीन वगैरह सब कुछ उसके खाने के अंदर हो, यानी कि उसको एक अच्छा पोषण मिल पाए। लेकिन यही चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर देशों में अफोर्डेबल नहीं है। अगर ये चीज़ें अगर अच्छी तरीके से हो जाएं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, ये 4 चीज़ों के ऊपर अगर मेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं देशों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमें भी यहाँ पर बजट के अंदर में खासकर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए था। ठीक है ना।
इनका कहना यह है कि कोई भी देश ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसकी जनसंख्या इलिटरेट है, यानी पढ़ी लिखी नहीं है, अनहेल्दी है, यानी उसको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, या मेलनरिश्ड यानी कुपोषण से पीड़ित है। अगर ये चीज़ें हैं उस देश में तो वो देश ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, और ख़ासकर अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखो जो ऑलरेडी विकसित हो चुकी हैं, तो वो लोग ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर ही कर रहे हैं। यही 3 चीज़ों के ऊपर पूरी मतलब एडिटोरियल के अंदर राइटर ने फोकस किया है कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये 3 चीज़ें मेन है जिनके ऊपर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हमें फोकस करना चाहिए था। ठीक है ना। और अगर हम फोकस नहीं कर रहे हैं तो हमारा ये जो बजट है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो फेलियर की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये कोई यहाँ पर अच्छा सक्सेस नहीं देकर जाएगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इन 3 मेजर चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा, एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से अगर आप बजट को देखो तो बजट डिसअपॉइंटिंग है, ऐसा यहाँ पर कहना है। ठीक है ना। डिसअपॉइंटिंग इसलिए है क्योंकि हमने ना हेल्थ के ऊपर फोकस किया, ना एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, और ना हम लोगों ने न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया। कहोगे कैसे कह सकते हो? तो राइटर ने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताया है। जैसे एक स्टडी यहाँ पर हुई है, उस स्टडी ने ये बताया कि 230 मिलियन, कितने 230 मिलियन जो इंडियंस हैं वो अभी गरीबी की चपेट में आ चुके हैं कोविड-19 की वजह से। मतलब इतने लोग अभी गरीबी में हैं। दूसरा यहाँ पर एसर की रिपोर्ट आती है, उसने ये बताया कि जो ये बच्चे हैं, मतलब क्लास 5 के बच्चे, 5वीं कक्षा के बच्चे कक्षा 2 की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की संख्या पिछले कुछ समय पर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। मतलब एजुकेशन की रिक्वायरमेंट, ऊपर यहाँ पे हेल्थ की रिक्वायरमेंट। तो ये रिपोर्ट्स ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा है वो ये बताता है कि जो बच्चे हैं स्टंटेड और अंडरवेट वाले, यानी कि कुछ बच्चों का जो उम्र है ना, उम्र के हिसाब से वज़न बहुत कम है, और कुछ बच्चों की उम्र के हिसाब से हाइट वगैरह बहुत ज़्यादा कम है, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ बहुत कम है। ऐसे बच्चे की संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं हमारे देश में। और ये कैसे हो रहा है? केवल और केवल कुपोषण की वजह से, मेलनरिशमेंट की वजह से, क्योंकि उनको एक अच्छा खाना नहीं मिल पाया, उनके बॉडी में पोषण नहीं गया। तो ऐसे यहाँ पर ढेर सारी रिपोर्ट्स के बारे में राइटर ने समझाया है। आप देखोगे जो मिड डे मील यानी स्कूलों में जो खाना दिया जा रहा था उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, उसको भी यहाँ पे कम कर दिया गया है। देन उसके बाद में काफ़ी सारी बीमारियाँ ऑलरेडी बढ़ती रहती हैं, बीमारियाँ लगातार देखने को मिलती हैं, अच्छा खाना लोगों को मिल नहीं रहा है, लोगों की मेंटल हेल्थ इतने अच्छे लेवल पर नहीं रहती है। तो इंडिया के पास में इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और ख़ासकर हमारे पास में अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारे पास में जो कोई बीमारी मान लो किसी को हो गई है तो उसको डायग्नोस करने का, उसका पता लगाने का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है, उसको अफोर्डेबल करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इस बेसिस पर राइटर बोलते कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ बजट को लेकर कि बजट ने इन 3 मेजर फैक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं किया। ठीक है ना। ये 3 मेजर फैक्टर्स के ऊपर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बजट होता। दूसरा यहाँ पे बताती हैं कुछ और फॉल्ट लाइंस भी हैं। जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं आज के समय में ख़राब लेवल पर चल रही हैं, है ना। जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स है वो इतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे प्रॉपरली आप कह सकते हो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए ताकि हम अपने हेल्थ सेक्टर पर एक अच्छी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा सकें। तो राइटर यहाँ पर बोलती हैं कि इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करना, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को पूरा करना ये सरकार का काम था। और इन चीज़ों के ऊपर हम बजट में फोकस करते तो एक वन ऑफ द बेस्ट बजट होता ये दूसरी बार इन्होंने मेंशन किया। देन ये अब की बार क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार यहाँ पर सिटीजन्स का इन चीज़ों को लेकर ध्यान रखे, है ना। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा काम करे। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर में जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको प्रोवाइड करवाया जाए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन की गई हैं। ठीक है। इवन आप देख पाओगे कोविड-19 में काफ़ी सारे हॉस्पिटल बेड्स ऐसे थे जहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, है ना। लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर लोगों की मौत हुई हैं। तो ऐसी चीज़, यानी कि ये जो डेथ है ना, ये अवॉइडेबल थी, इनको रोका जा सकता था, इन मृत्यु को होने से बचाया जा सकता था, बट हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। आई होप आपको यहाँ पर ये बातें क्लियर हो चुकी हैं कि आखिरकार इनका क्या है कहना और किस चीज़ की यहाँ पर ये डिमांड करती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी आप थोड़ा कितना सहमत हो आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर उसके बाद में एक एडिटोरियल यह है, देखो इसको हमने कल ही डिस्कस किया था, आज हम इस पर टाइम वेस्ट यार नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने लगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा फालतू में। उससे अच्छा यहाँ पर कुछ काम का पढ़ लेते हैं। एक आर्टिकल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो यार मैंने कल भी
परसों भी लगातार 2 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ और 2 या 3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप कल वाला वीडियो भी ओपन करते हो, यानी कि जो हमारा 7 फरवरी 2023 द हिंदू बाय दीपक यादव लिख कर टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। उस वीडियो में बिल्कुल लास्ट में जाना, ये एडिटोरियल मैंने कवर करवा दिया है, ठीक है ना। तो ये वाला एडिटोरियल क्या है, अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, जो बजट है हमारा, बजट 2023-24, अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताई थी। अब ये बजट क्या बोलता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं ना, उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इस बजट के अंदर में। बजट ने उनको ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। कैसे? तो पहला पॉइंट, 3 पॉइंट है इस पूरे एडिटोरियल में। नंबर 1 पॉइंट, जो हमारा बजट 2023-24 है, यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए एक जो अलग से मंत्रालय बनाया गया है, तो इस मंत्रालय के जो बजट अब की बार वो कम कर दिया गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार 38% तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है इस मंत्रालय के बजट में। नंबर 1 पॉइंट, यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर इस बजट में ये मेंशन किया गया कि कुछ स्कीम्स यहाँ पर चलाई जा रही थी, उन स्कीम्स के अंदर भी यहाँ पे आप कह सकते हो जो फंडिंग पिछले साल थी बजट की साइड से, वो फंडिंग आज के समय पर ख़त्म हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर स्कीम है, बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के जो स्किल डेवलपमेंट है उनके ऊपर फोकस करती हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर फोकस करती हैं। तो अगर पिछले साल उस स्कीम के अंदर में पता है कितना पैसा अनाउंस किया गया था, 235 करोड़ रुपए उसे 2022-23 में दिए गए थे। अब की बार इसको 10 लाख रुपए से भी कम कर दिया गया है, मेरी केवल और केवल 10 लाख कर दिया गया है। तो 235 करोड़ और 10 लाख, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। पिछले साल इतना पैसा दिया गया था इस पर्टिकुलर स्कीम में, बट अब की बार 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर बजट में रखा गया है इन माइनॉरिटी अफेयर के लिए, इन माइनॉरिटी पीपल के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उसके अंदर में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। देन उसके बाद जो यहाँ पर एजुकेशन स्कीम होती है मदरसाज के लिए, है जो मदरसाज होते हैं उनके लिए जो एजुकेशन स्कीम होती है ना, उसके लिए पहले जो अनाउंसमेंट था, मतलब पिछले साल जो पैसा दिया गया था उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, वो 160 करोड़ रुपए दिया गया था। अब की बार उसको कम करके 10 करोड़ कर दिया गया है केवल और केवल। तो वो बात यहाँ पे बताई जा रही है कि माइनॉरिटीज़ के लिए ये काम किए गए हैं बजट के अंदर में, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें, 3 मेजर पॉइंट्स थे। जो स्कीम्स कौन सी अफेक्ट हुई है मैंने आपको बताया, जो कि इनके स्किल्स के ऊपर काम करने का काम कर रही हैं। दूसरा, यहाँ पर जो खासकर एजुकेशन स्कीम होती है मदरसाज के अंदर में, है ना, उन्होंने यहाँ पर सफ़र किया है, वो बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना। बाकी आप इस आर्टिकल से एक और छोटा सा पॉइंट हटकर पढ़ सकते हो, जैसे माइनॉरिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए आखिरकार माइनॉरिटीज़ इंडिया में कौन कौन है, कहाँ कहाँ पर इनके बारे में मेंशन है। आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये रेलिवेंट पॉइंट है, ठीक है। जब हम लोग माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ज़ोरेस्ट्रियन यानी पारसीज़, इनको हम लोग एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरह देखते हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें कहाँ पे बताई गई हैं? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया गया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट आया था 1992 में। इसका सेक्शन 2 क्लॉज सी, सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर ये मेंशन किया गया है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ज़ोरेस्ट्रियंस, ये इंडिया के अंदर नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं, ठीक है ना। ये नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं। अच्छा, इनको माइनॉरिटी का स्टेटस किसने दिया है, अल्पसंख्यक का स्टेटस किसने दिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया, केंद्र सरकार हमारी है जो डिसाइड करती है कि किसको इंडिया के अंदर में माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस मिलेगा। और ये सारा काम किया जाता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। तो इसके तहत यहाँ पर सारा का सारा काम करते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया रखा है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बारे में बता रखा है कि ये ऑफिशियल नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी। तो ये तो हो गई 5। छठी कौन सी है? तो छठी वाली जो कम्युनिटीज़ को लास्ट में ऐड किया गया था साल 2014 में, जनवरी के महीने में हमारी केंद्र सरकार ने जेन्स को भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया था। तो टोटल 6 प्रकार की यहाँ पर ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। कुछ राज्य भी यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब जनरली होता क्या है कि जो राज्य है ना, इनकी अपनी कोई अलग से लिस्ट नहीं होती माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, बट कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के पास में ज्यूज़ को लेकर मतलब खुद की इनकी एक अपनी स्पेशल लिस्ट है माइनॉरिटी की, ज्यूज़ की एक अलग से लिस्ट इन्होंने बना रखी है, ठीक है। बाकी हम अपने संविधान के अंदर प्रोविजंस की बात करें तो माइनॉरिटीज़ को लेकर कई सारे अलग अलग प्रोविजंस संविधान के अंदर मेंशन किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये क्या करते हैं, कुछ आपको ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको यहाँ पर हक देते हैं,
देखो आर्टिकल 12 से 35 आप ओवरऑल समझने की कोशिश करो तो आर्टिकल 12 से 35 जितने भी राइट्स हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये अधिकार हम सभी लोगों के पास में देखने को मिलते हैं। तो इसमें आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये भी यहाँ पर कुछ हक देते हैं माइनॉरिटीज़ को। इवन आर्टिकल 29 क्या बात करता है कि मान लो यहाँ पर देखो जो माइनॉरिटीज़ हैं इनकी अपनी लैंग्वेज है, मतलब सभी लोग इंडिया में जो लोग हैं ना सभी के पास में यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो वो उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकें, वो उस प्रोटेक्शन करने का राइट मिलता है। तो खासकर यहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 29, आप ऐसा कह सकते हो। देन आर्टिकल 29 फिर भेदभाव को रोकने की बात भी करता है ना। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। वो चीज़ यहाँ पर आर्टिकल 29 के अंदर मेंशन की गई है। देन आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 आप देख पाओगे हमारे संविधान का, ये डायरेक्टली माइनॉरिटीज़ के बारे में स्पेसिफाई नहीं करता है। इसको दो भाग में बांटा गया है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर यहाँ पर इन दो चीज़ों के अंदर में इसको क्लासीफाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो माइनॉरिटीज़ के बारे में आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद छोटे छोटे एक दो आर्टिकल और थे, एक आर्टिकल और है बस खाली यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो कहोगे डिस्कस करेंगे, हाँ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। क्या है, जो राम टेम्पल है ना, आपको पता होगा जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर में, उसके लिए नेपाल से कुछ शालिग्राम स्टोन को मंगाया गया था। अभी आपको पता होगा परसों मैंने ये वाला आर्टिकल कवर किया, इवन थंबनेल भी इसके बारे में लगा रखा है। स्टार्टिंग का जो आर्टिकल डिस्कस किया था वो ये था। तो सारे के सारे रिपीटेड आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। तो राम मंदिर बना हुआ है, बन रहा है, तो बनने वहाँ पे जो मूर्ति बनानी है ना राम जी की, तो उस मूर्ति को बनाने के लिए हमने शालिग्राम स्टोन मंगाया नेपाल से। दो बड़े बड़े खूब सारे टन के यहाँ पर दो आप कह सकते हो वो शालिग्राम स्टोन आए हैं। बट अभी यहाँ पर ये डिसाइड नहीं किया गया है कि वाकई में जो राम जी के आइडल बनेगा वो इसी शालिग्राम स्टोन से बनेगा या नहीं बनेगा। अभी इस चीज़ को लेकर कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं आया, कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एक फाइनल डिसीजन है वो नहीं पता चला है अभी तक, ठीक है ना। बाकी आपको पता है राम टेम्पल जो ये अयोध्या में बन रहा है वो 1 जनवरी 2024 में ओपन होने वाला है। 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर राम मंदिर खुलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सा सेशन। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हम लोग अपने आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे। देन उसके बाद में वीडियो को अंत करेंगे। क्वेश्चन क्या था कि कौन से शहर में लिंगराजा टेम्पल स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर के अंदर आपको यहाँ पर लिंगराजा टेम्पल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।